अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। तुर्की में पीर की रात देर गए ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सूबह हाताई में 6.4 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। 6 फरवरी को 7.8 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद तुर्की में एक बार फिर खौफ और हुरास का माहौल है। ज़मीन पर अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि कई इमारतों में दरारें पड़ गई हैं। तुर्की में पीर की रात देर गए इस ज़लज़ले के बाद 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई अफराद जख्मी हुए। सड़कों पर इसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इस लोगों में जो खौफ का माहौल कुछ संभला था पहले ज़लज़ले के बाद, कल के झटकों के बाद दोबारा खौफ का माहौल लौट आया है। पिछले ज़लज़ले से लोग अभी संभल ही नहीं पाए थे कि एक बार फिर से तबाही की वजह से वो लोग परेशान हैं। Sıkıntımız yok. Daha 6-8 litre falan suyumuz var yani şişelerde. Ha? Allah. Deprem oluyor, deprem oluyor. Çok büyük deprem oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Dur. Direkt verin bizi. Verin bizi. Allah. Abi bu neydi ya? Artçılar olabilir. Devam ediyor çünkü. साइंसदानों ने खदशे का इजहार किया है कि उत्तराखंड में तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंसदान डॉक्टर एन पूर्णचंद्र राव ने ये इंतबाह दिया है। अगरचे साइंसदान इसके वक्त के बारे में दुरुस्त मालूमात नहीं दे सके, लेकिन इंतबाह देते हुए कहा गया कि ज़लज़ला किसी भी वक्त आ सकता है। जोशीमठ बोहरान समेत रियासत के कई इलाकों में ज़मीन धंसने का खतरा बरकरार है और इसी दौरान ऐसी वार्निंग तशवीश में इजाफा करने वाली है। ख्याल रहे कि पहाड़ी इलाकों में कम शिद्दत के ज़लज़ले आना मामूल की बात है। साइंसदानों की वार्निंग ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में ज़मीन के अंदर मजीद तनाव पैदा हो रहा है और ये तनाव किसी बड़े ज़लज़ले के बाद ही खत्म होगा। रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदान का कहना है कि ज़लज़ले का वक्त और तारीख ठीक से नहीं बताई जा सकती। इससे होने वाले नुकसान का इंसार बहुत सी वजूहात पर होगा, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों के जोग्राफियाई इलाके मुख्तलिफ होते हैं और नुकसान का इंसार बहुत सी चीज़ों पर होता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हिमालयी खित्ते में 8 से ज़्यादा शिद्दत का ज़लज़ला आ सकता है। राव ने कहा कि हमने हिमालयी खित्ते में 80 सिस्मिक स्टेशन कायम किए हैं जो उत्तराखंड पर मरकूज हैं। हम उस पर नज़र रखे हुए हैं और मुसलसल निगरानी की जा रही है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को 1 साल मुकम्मल होने वाला है, लेकिन अब भी इसके अख्ताम के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के अचानक कैफ दौरे ने भी रूस को नाराज कर दिया। अब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फेडरल असेंबली में एक अहम खिताब किया, जिसमें यूक्रेन जंग और अमेरिका के ताल्लुक से अपना रुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका नया शाम बनाना चाहता है।
पुतिन ने साथ ही ये भी कहा कि मगरबी ताकतों की मुदाखलत की वजह से हम आगे बढ़े, जेलेंस्की को बात करने का मौका दिया गया था। नाटो ने यूक्रेन को वर्गलाया और उकसाने का काम किया। यूक्रेन ने दुनिया को जंग में धकेला है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने भले ही नाटो को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन साथ ही कहा कि इस जंग का हल बातचीत के जरिए ही निकलेगा। रूसी सदर का कहना है कि यूक्रेन मगरबी ममालिक से दूर रहते हुए बात करे तो बेहतर रहेगा। Для сравнения, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны «семерки» выделили за 2020-2021 годы порядка 60 миллиардов долларов. Понятно, да? На войну 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, 60. Да еще под известные требования покорности со стороны стран-получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии, об экологии? Куда все делось? Куда все подевалось? При этом поток денег на войну не уменьшается. Также не жалеют средств на поощрение смут и переворотов в других странах, причем, опять же, по всему миру. Для сравнения, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны «семерки» выделили за नॉर्थ कोरिया लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। इसकी वजह से न सिर्फ वहां के लोग बल्कि साउथ कोरिया, जापान और चीन में रह रहे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। दरअसल अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट साइट से निकल रहे रेडियो एक्टिव मटेरियल पानी में मिलकर इन मुल्कों में पहुंच रहे हैं। सियोल के एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक ये रेडियो एक्टिव मटेरियल साइट के आसपास 3 मुल्कों और 8 शहरों में पहुंच चुके हैं। नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर साइट के पास रह रहे करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग अपनी ज़मीन में आने वाले इस पोल्यूशन ज़मीन पर खेतीबाड़ी पर मुनसर है और इसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है उससे उनकी आमदनी, उनकी रोजी रोटी मुतासिर हो रही है। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि मुंबई हमले की साजिश रचने वाले यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं। जावेद अख्तर उर्दू शायर फैज़ अहमद फैज़ की याद में हो रहे एक प्रोग्राम में शामिल होने लाहौर पहुंचे थे। अख्तर के इस बयान की तारीफ मुख्तलिफ गोशों से की जा रही है, जिनमें एक्ट्रेस कंगना रनावत भी शामिल है, जिन पर खुद जावेद अख्तर ने एक डिफेमेशन केस दायर किया है। प्रोग्राम के दौरान एक शख्स ने उनसे पूछा कि आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं, जब आप वापस जाएंगे तो क्या आप अपने लोगों से कहेंगे कि पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं? इस सवाल के जवाब में अख्तर ने कहा कि हमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, इससे कोई मसला हल नहीं होगा। हमने देखा कि मुंबई पर हमला कैसे हुआ, वो दहशतगर्द नॉर्वे या इजिप्ट से नहीं आए थे, वो दहशतगर्द आपके मुल्क में खुलेआम घूम रहे हैं। हिंदुस्तानियों ने इसके खिलाफ शिकायत की, उन्हें इससे परेशानी है। वहां मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। यहाँ में तो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट और कानून साज इदारों में अरकान के नज़्म ज़ब्त और मुहज़्ज़िब रवैये पर जोर देते हुए इन दोनों बातों को पार्लिमानी जमहूरियत की शिनाख्त करार दिया। उन्होंने ऐवानों में बहस की सतह को भी बुलंद तरीन रखने पर जोर दिया। मंगल को अरुणाचल कानून साज असेंबली के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नज़्म ज़ब्त और विखार, ये दोनों चीज़ें पार्लिमानी जमहूरियत की पहचान है। हमें बहस के मवाद और बहस की सतह को भी बुलंद रखना चाहिए। सदर जमहूरिया ने पार्लिमानी जमहूरियत के आला मियार की पैरवी करने में अरुणाचल प्रदेश कानून साज असेंबली के रिकॉर्ड पर खुशी का इजहार किया। और मर्यादा
संसदीय प्रणाली की पहचान है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वाद विवाद की सामग्री और गुणवत्ता उच्चतम स्तर की हो। साथ ही हमें विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर आम सहमति बनाने की जरूरत है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विधानसभा में संसदीय लोकतंत्र के उच्चतम मानकों को बनाए रखा गया है। स्वस्थ लोकतंत्र के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए मैं सभी सदस्यों को बधाई देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई विधान के कार्यान्वयन के साथ पेपरलेस डिजिटल यात्रा शुरू की है। ये अनुकरणीय है। ये प्रसन्नता की बात है कि कई राज्य ने इस पेपरलेस मॉडल का अध्ययन करने और उसे अपनाने के प्रयास किए हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 को ईयर ऑफ ई गवर्नेंस घोषित किया और कोई ई गवर्नेंस परियोजना शुरू की जो न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में मदद करेगी बल्कि आम लोगों की जीवन को आसान बनाने में भी योगदान देंगे। ये कथन सर्वथा सत्य है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विधानसभा के पुस्तकालय के उपयोग की सुविधा विधायकों और अधिकारियों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि इस विधानसभा के सभा में नो ईयर असेंबली पहल के तहत समय समय पर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को विधायी कार्यवाही से अवगत कराने के लिए बुलाया जाता है। मुझे विश्वास है कि आज की युवा पीढ़ी इस सुविधाओं का लाभ उठाकर देश और प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देंगे और मर्यादा हिंदुस्तान और सिंगापुर के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म आज आपस में जुड़ गए हैं और अब सिंगापुर और हिंदुस्तान दोनों मुल्कों में दोनों ममालिक के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और पे नाउ के जरिए रकम का लेन देन कर सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के वज़ीर आज़म ली सैन लोइंग की वीडियो लिंक के जरिए मौजूदगी के दरमियान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मॉनेटरी अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन ने अपने अपने मोबाइल फोन से एक दूसरे को रकम मुंतकिल करके इस सर्विस का आगाज किया। सिंगापुर पहला मुल्क है जिसके साथ हिंदुस्तान ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को मजबूत किया है। इससे सिंगापुर में रहने वाले गैर मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी का बहुत फायदा होगा और हिंदुस्तान में उनकी सरमायाकारी वगैरह में भी इजाफा होगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जल्द ही मुल्क में डिजिटल लेन देन का हजम नकदी से बढ़ जाएगा। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और सिंगापुर की दोस्ती बहुत करीब है और हमेशा वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से दोनों देशों के बीच रेमिटेंसेस का सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो पाएगा। इसका हमारे प्रवासी भाई बहनों, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए उचित वातावरण बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश
ईज ऑफ लिविंग में भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अभूतपूर्व गति मिली है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। फ्रेंड्स, 5 साल पहले मैंने सिंगापुर में कहा था कि फिनटेक, इनोवेशन और युवा ऊर्जा में विश्वास का एक बहुत बड़ा उत्सव है। फिनटेक वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने वाले बैरूनी मीडिया और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम चीन से नहीं डरते हैं, अगर डरते होते तो बॉर्डर पर फौज तैनात नहीं करते। उन्होंने बीबीसी की मुतनाज़िया डॉक्यूमेंट्री और अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरस के बयानों की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 1984 में दिल्ली में जो हुआ उस पर अब तक डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई गई। उस वक्त इन सारी रिपोर्ट्स और बयानों का सिर्फ एक ही मतलब है कि लंदन और न्यूयॉर्क में चुनावी मौसम शुरू हो गया है। एक खानगी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम पर इल्ज़ाम लगता है कि हम चीन से डरते हैं, उसका नाम भी नहीं लेते। उन्होंने कहा कि मैं बता दूं कि हम चीन से नहीं डरते, अगर हम डरते हैं तो फिर हिंदुस्तानी फौज को चीन के बॉर्डर पर किसने भेजा? ये फौज राहुल गांधी ने नहीं भेजी, नरेंद्र मोदी ने भेजी है। इस वक्त हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पीस टाइम डेवलपमेंट चीन बॉर्डर पर तैनात है। और इस बात को नोट कर लीजिए, मैंने चीन कहा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे नागालैंड के दौरे पर हैं। खड़गे ने मंगल के रोज नागालैंड के दीमापुर के दिपुरपुर गांव में एक इंतखाबी रैली को खिताब किया। इस दौरान खड़गे बीजेपी पर जमकर बरसे। With the singing of the Naga Accord, which was later renamed as the Framework Agreement, NDPP, BJP government of Nagaland had promised a solution. Instead, what they have given to the people is confusion and more confusion. Nearly 8 years down and the line, this has become an empty promise. Further, in August 2019, Prime Minister Modi had given 3-month deadline for a peaceful solution to the Naga political issue, to which my brother Mukul Wasnik explained to you, and he told how they deceived you. And the governor R.N. Ravi had responded by saying that it was a long enough duration to conclude 22 years old issue. Not only did he say deadline fail, but on 30th December 2021, as a result of outright killings of 4th December 2021, the Modi government continued to declare Nagaland as a disturbed area and extended AF SPA for 6 months. The Modi government does not have the political will to implement the agreement solution. There is nothing on the ground. Prime Minister Modi has also cheated the people of Nagaland and the country. I have learned that all civil societies demanded the implementation of political solutions, but the present state government is indulging in delaying tactics of the pretext that more talks are needed. As a matter of fact, they do not want any settlement
of Nagaland. BJP is not at all serious. कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने आज एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, वजीर आजम साहब के दोस्त गौतम अडानी पर शेल कंपनियों के जरिए घपला और दीगर कई संगीन इल्जामात आयद हुए हैं, लेकिन आपको कोई भी एजेंसी उसकी जांच करती नजर आई। लेकिन कांग्रेस कन्वेंशन में रखना डालने के लिए मोदी जी और उनके दोस्त के बीच की सांठ-गांठ पर उठ रही आवाजों पर एजेंसियां लगा दी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस निडर होकर मुल्क के मसाइल पर आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस के इजलास में हम महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानी के खिलाफ बुलंद आवाज उठाने का अज़्म करेंगे। कठपुतली एजेंसियों का खुद दिखाकर आप मुल्क की आवाज को दबा नहीं सकते। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन पर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि हमने इस बार ओपीएस दिया है, मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी वज़ीर आज़म इसकी मुखालिफत कर चुके हैं। ओपीएस लागू करने वाले रियासतों को भला बुरा कह दिया। गहलोत ने कहा कि मोदी और सीतारामन ने से हम निपट लेंगे, निपटना हम जानते हैं। हुकूमत रिपीट करोगे तो स्कीम्स और मजबूत होंगी। दया नहीं करे, अच्छा नहीं कर रहे हैं। 35 साल की सर्विस के बाद में आदमी अगर शिकर फील नहीं करे और शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड है, ये कहाँ की समझदारी है? कहाँ की समझदारी है? बताना ही, एक्सप्लेन करना चाहिए उनको। मुझे बहुत दुख होता है कि एक वित्त मंत्री होकर के वो इस प्रकार का जवाब दे रही है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वो क्या उन्होंने जवाब दिया, समझ के परे हैं। उनको मालूम है कि ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर चुका है इसका। सीएनएजी ने कहा अभी तो कोई नियम कायदे बने नहीं, काय का ओपीएस लेके आ गए या एनपीएस लेके आ गए, और जुडिशियल कमीशन कह रहा है कि हम इसको मानेंगे नहीं। हाईकोर्ट जजों के ऊपर तो ओपीएस रहेगा, आर्मी में ओपीएस और बीएसएफ में, इंडो तिब्बतन पुलिस में, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज में एनपीएस है। कहाँ की समझदारी है भारत सरकार की? जब समझ में आ गई कि ये एनपीएस लोगों स्वीकार नहीं है, इसका नुकसान है, तब तो जल्दी सुधारनी चाहिए। जब वाजपेयी गवर्नमेंट के वक्त में ये लागू हुआ था, उस जब सब सरकार, हमने भी सबने उसको स्वीकार किया, पर जो अनुभव रहता है इसमें किस प्रकार से शेयर मार्केट के आधार पर। शिवसेना का नाम और इंतखाबी निशान एकनाथ शिंदे धड़े को फराहम करने के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अर्जी की समाअत चारशंबे को दोपहर 3:30 बजे की जाएगी। उद्धव ठाकरे की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अर्जी पर चारशंबे को समाअत का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर ना दिया गया तो बैंक अकाउंट्स पर कब्जा कर लिया जाएगा। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो चारशंबे को दोपहर 3:30 बजे इस मामले की समाअत करेंगे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी हुकूमत के टर्म के दौरान जो प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स बंद की गई, हमने उन्हें फिर से शुरू कर दिया है। जनता हमारा काम देखेगी। शिवसेना पार्टी पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर शिंदे ने कहा कि ईसी एक आज़ाद इदारा है और उसने अपनी काबिलियत की बुनियाद पर फैसला लिया है। हमने लाखों एफिडेविट पेश किए हैं। जो एफिडेविट उद्धव ग्रुप ने पेश किए वो फर्जी हैं। संजय रावत पर दर्ज एफआईआर के बारे में सीएम शिंदे ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर किसी ने इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान महाराष्ट्र के नायब वजीर आला फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। पण इथून आपण दुसरा टप्पा आपल्याला अगदी कोकणातला करायचा है। पुरुषोत्तम भाई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने यहाँ आकर इस ससुंडा को आपने भेंट दी। हमारे सभी मच्छीमार
सुद्धा आहे तो 2000 कोटीमध्ये जातो. असं आहे की राजकारणामध्ये कधी माणूस वर जातो, कधी खाली जातो, पण इतकं निराश होऊन मनात येईल ते बोलायचं यातनं त्यांच्या बुद्धीची किंवा लोक करतात. त्यांच्या बोलण्याने ते परिणाम होत नाही, पण लोकांना असं होतं की यांना मोठे नेते आपण म्हटलं आणि असं असं निबुद्धपणे बोलतात. अशा निबुद्ध लोकांना काय मी उत्तर देऊ? आणि उद्धवजींचा जिथपर्यंत सवाल आहे, उद्धवजींचा एक लिमिटेड डिक्शनरी आहे, ते 10, 15, 20 त्यांचे शब्द आहे, ते शब्द फिरवून फिरवून ते वापरतात. त्याकडे उत्तर पण द्यावं लागतं. राजस्थान के भरतपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले दो नौजवान जुनैद और नासिर को हरियाणा में कत्ल और गाड़ी समेत नजर आतिश करने के मामले में मुलजिमीन के हक में महापंचायत का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक महापंचायत में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इंतबाह देते हुए कहा कि अगर पुलिस मोनू मानिस जो कि इस मामले का मुलजिम है उसके घर छापा मारने गई तो अपने कदमों पर वापस नहीं लौट पाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक भिवानी में की गई इस महापंचायत में न सिर्फ बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की बल्कि सड़क पर जाम भी लगाया और पुलिस को खुली धमकी दी। बॉलीवुड के मशहूर ग्लोकार सोनू निगम पर जानलेवा हमला किया गया। ग्लोकार और उनके भाई पर म्यूजिक कंसर्ट के दौरान हमला किया गया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। सोनू निगम महफूज है जबकि उनका भाई बुरी तरह जख्मी है। सोनू निगम का कहना है कि उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें बाहिफाजत बचा लिया। ग्लोकार सोनू निगम ने आधी रात को चेंबूर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई। क्या हुआ था? और वो जो आजकल आप लोग की आपका जो चला हुआ है ना नहीं तो पकड़ा तो उसके बाद में पकड़ लिया तो मुझे बचाने के लिए पहले हरी को उसने पोस्ट किया तो वीडियो में देखेंगे राइट साइड में पहले हरी को पोस्ट किया है। उसके बाद जब मुझे पोस्ट किया तो मैं गिर गया। देखा होगा वीडियो में मैंने स्टेप पे गिरा, मैं साइड में तो मैं गिर जाता, स्टेप पे गिरा तो मुझे बचाने के लिए रबानी आए और रबानी को तो ऐसे बस गया, मर जाता वो। अगर नीचे कुछ लोहा होता। बिहार के सीतामढ़ी में गांव वालों ने पुलिस टीम को दौड़ा कर पीटा। पुलिस टीम जाम हटवाने गई थी। पुलिस की गाड़ी गांव में पहुंचते ही भीड़ ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। 1 महीने के अंदर बिहार पुलिस 16 बार पीट चुकी है। ताज़ा मामला पुपरी पुलिस स्टेशन लिमिट के भिट्टा गांव का है। गांव में एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत के बाद हफ्ते के रोज गांव वालों ने सड़क जाम कर दिया था। पुलिस पर हमले का ये वीडियो अब सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि ड्राइवर कभी गाड़ी बैक कर रहा है तो कभी आगे ले जा रहा है। भीड़ भी गाड़ी के साथ साथ दौड़ती और हमला करती दिख रही है। मंगल के रोज सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 21 फरवरी को सराफा बाजार में सोना 154 रुपये सस्ता होकर 56,447 रुपये पर आ गया। इस महीने की शुरुआत में सोना 59,000 के करीब पहुंच गया था। अगर चांदी की बात करें तो इसमें मामूली गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में ये 121 रुपये लुढ़कर 65,639 रुपये फी किलो पर आ गई है। इससे पहले पीर के रोज ये 65,760 रुपये पर बंद हुई थी। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म पठान 1000 करोड़ क्लब में दाखिल होने वाली 5वीं हिंदुस्तानी फिल्म बन गई है। यशराज बैनर तले हिदायतकार सिद्धार्थ आनंद की फिल्म पठान में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम मरकजी किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हुई थी। शाहरुख खान ने फिल्म पठान के जरिए 4 साल बाद बॉलीवुड में वापसी की। फिल्म पठान एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ती रही है। फिल्म पठान हिंदुस्तान में 3 जबानों में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडियन मार्केट में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ से तजावुज कर गया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।